हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक है हमारा परासरण तथा विसरण। परासरण और विसरण क्या होता है, इसमें अंतर हमें बताना है। तो ये आज हमारा है चैप्टर 1 विलियन का 12th केमिस्ट्री, उसका चैप्टर है ये। तो आज हम डिस्कस करेंगे परासरण तथा विसरण क्या है और इसमें अंतर बताइए। परासरण तथा विसरण क्या है तथा इसमें अंतर स्थापित करें। अब हम इसमें अंतर स्थापित करने से पहले हम देखेंगे कि परासरण तथा विसरण होता क्या है। अब हम देखेंगे कि परासरण क्या होता है। फर्स्ट हम देखेंगे कि परासरण क्या होता है। हम हेडिंग डालेंगे यहाँ परासरण की। परासरण क्या होता है? परासरण होता है हमारा वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर प्रवाहित करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा विसरण क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक ये हो गया हमारा। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक होगा हमारा विसरण। विसरण क्या होता है? अब अच्छा देखिए, अगर आपको अगर हिंदी में समझ में नहीं आया, अगर क्वेश्चन आता है इंग्लिश में, तो परासरण को हम कहते हैं ऑस्मोसिस और विसरण को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, हमें परासरण का तो हमें टॉपिक समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे विसरण क्या होता है। विसरण किसी पदार्थ के अणुओं का उसके उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति को, मतलब खुद गति करने वाले को, सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति को जिससे सर्वत्र एक समान सांद्रता हो जाए, जिससे सर्वत्र एक समान सांद्रता हो जाए, तो ये क्रिया विसरण कहलाती है।
ये क्रिया क्या कहलाती है हमारी? विसरण। देखिए, अगर हम एज ए एग्जाम्पल देखते हैं तो हम देखते हैं कि परासरण में जैसे एक ही हमारे पास पात्र है, इस पात्र में हमारे क्या लगी है? बीच में एक झिल्ली लगी हुई है। इस झिल्ली में एक दूसरी तरफ पात्र लगा हुआ है, और ये क्या कहलाता है हमारा? ये पात्र जो कहलाता है हमारा, ये पात्र कहलाता है हमारा विलयन। विलयन कहलाता है। ये हमारी क्या आ गई? अर्धपार। ये हमारी किसका है एग्जाम्पल? परासरण का। ये आ गया हमारा परासरण का। मैं आपको एक समझाने के लिए कि आपको इससे और अच्छे से डेफिनेशंस जो हैं इसकी याद हो जाएं, तो मैं बताती हूँ आपको। इसके थ्रू आप याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इजीली मेथड समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ये हमारे बीच में क्या कह रही है? वो कह रहे थे कि विलयन के अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर प्रवाहित करता है। तो ये हमारी आ गई अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये हमारी क्या आ गई? अर्ध पारगम्य झिल्ली। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा एक शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक है हमारा ये। ठीक है गाइस, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक ये है जिसमें विलायक के अणु हैं। ये विलायक के अणु हैं। ये शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अर्ध पारगम्य से होकर प्रवाहित होता है। किससे प्रवाहित हो रहा है? ये अर्ध पारगम्य जो हमारी झिल्ली है, ये इससे प्रवाहित होकर जा रहा है। तो ये परासरण कहलाता है। और ये हमारे किस में जा रहा है? विलयन में जा रहा है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? परासरण कहलाएगा। अब ऐसे ही हम देखेंगे कि विसरण में क्या होता है। विसरण में हम देखेंगे कि ये विसरण का टॉपिक है। विसरण में हम देखेंगे एक पात्र ये है हमारा और एक पात्र ये है हमारा। ये क्या है हमारे? ये अणु है। ये क्या है हमारे? जब किसी अब हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि किसी पदार्थ के अणुओं का उसके उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से। अब ये अणु कौन से क्षेत्र के हैं? ये अणु जो है उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र के हैं। ये अणु कौन से हैं? अणुओं की उच्च सांद्रता है ये अणुओं की उच्च सांद्रता है। अब हम ये देखेंगे कि ये क्या है? ये है अणुओं की निम्न सांद्रता। ये क्या है? अणुओं की निम्न सांद्रता। यह है अणुओं की निम्न सांद्रता। अब हम देखेंगे कि ये अणुओं की उच्च सांद्रता से जो हमारा ये जा रहा है, अणुओं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो जा रहा है, अब ये भी हमारा एक क्या है? विलयन है। विलयन में अब ये जब ये अणुओं की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाएगा तो ये अणुओं के एक सर्वत्र समान हो जाएंगे। मतलब जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि सांद्रता उच्च सांद्रता वाले निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति करके सर्वत्र समान सांद्रता हो जाए, तो ये हमारी क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। तो ये हमारे क्या आ गए? अणुओं की, यह आ गई हमारे अणुओं की सर्वत्र एक समान। ये क्या हो जाएंगे? जब ये अणु इस अणु से होकर यहाँ आ जाएंगे तो ये अणु सर्वत्र एक समान हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो अब हम देखेंगे कि ये सारे अणु जो इस निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता से जो निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, ऐसी हमारी डेफिनेशन है कि किसी पदार्थ के अणुओं का उसके उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति, क्योंकि ये तो स्वतः गति कर रहे हैं, मतलब खुद गति कर रहे हैं, तो जिससे सर्वत्र एक समान जो है सांद्रता हो जाए, तो यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। ठीक है गाइस, तो अब हम देखेंगे, हमारी डेफिनेशंस हो गई कि परासरण क्या होता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, अब हम बहुत ईजिली अंतर बता देंगे इसका। अब हम लिखेंगे परासरण तथा विसरण में अंतर स्थापित करें। ठीक है, अब हम इधर साइड लिखेंगे परासरण, इधर साइड हम लिखेंगे अपना विसरण।
ठीक है। परासरण में क्या होता है, ये क्रिया जो होती है ये ठोस भी हो, विसरण में क्या होता है कि ये क्रिया, अब हम देखेंगे कि परासरण ले लेते हैं पहले या विसरण ले लेते हैं। तो हम देखेंगे परासरण में क्या होता है कि ये क्रिया जो होती है केवल द्रव माध्यम में ही होती है। परासरण में क्या होती है, ये क्रिया, ये न ठोस में होगी क्रिया न गैस में होगी, ये सिर्फ किस में होगी, द्रव माध्यम में। ये क्रिया केवल द्रव माध्यम में होती है। ठीक है, ये पॉइंट 1 आ गया। अब हम विसरण देखेंगे। विसरण क्या होता है हमारा कि ये क्रिया जो होती है ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में होती है। विसरण कौन सी होती है हमारी, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में होती है। ठीक है, ये क्या होती है हमारी परासरण, ये क्रिया केवल द्रव माध्यम में होती है। और विसरण क्या होती है हमारी, ये क्रिया द्रव में भी होती है, गैस में भी होती है और ठोस में भी होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे परासरण के अर्धपारगम्य झिल्ली वाला जो प्रोसेस था। अब देखेंगे परासरण में हमारा क्या होता है, परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक होता है। झिल्ली का होना आवश्यक होता है। ठीक है, और विसरण में क्या होता है हमारा, विसरण में जो होता है, विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि उसमें तो हमें हमारे डायरेक्ट जाता है ना, वो तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में स्वतः खुद ही चला जाता है। अब इसमें जो परासरण में होता है, परासरण में हमें एक झिल्ली की ज़रूरत होती है, जैसे हमने आपको यहाँ पर दिखाया था। देखिए, हमने आपको यहाँ दिखाया है, यहाँ पर परासरण में एक झिल्ली की ज़रूरत होती है, अदरवाइज यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होती है, यहाँ तो किसी झिल्ली की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो क्या है, विसरण में हमें विसरण में अर्धपारगम्य की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि इस क्रिया में विसरण दाब उत्पन्न होता है या नहीं होता है, या किस में विसरण में होता है या परासरण में होता है। तो अब हम देखेंगे कि विसरण में जो होता है दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए दोनों में ही होता है। इस क्रिया में परासरण दाब जो होता है, इस क्रिया में जो परासरण दाब होता है वो उत्पन्न होता है, बल्कि विसरण में भी परासरण दाब उत्पन्न होता है। इस क्रिया में भी परासरण दाब उत्पन्न, आपको किसी नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी नोट्स से आप बिल्कुल ऐसे एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपको लिख कर आना है, बिल्कुल सेम, क्योंकि ये नोट्स ही यूपी बोर्ड जो है उसमें बहुत यूज़ में आते हैं बच्चों के। तो इसमें लिखेंगे इस क्रिया में भी परासरण दाब उत्पन्न होता है।
ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट क्या है, इस अणु उच्च सांद्रता में निम्न सांद्रता की ओर जाती है। हमने देखा था जैसे उसमें परासरण में हमने देखा था कि जो होते थे उसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती थी, विलयन होता था और शुद्ध विलायक होता था। तो इसमें परासरण में क्या होता था हमारे कि इसमें विलायक के अणु जो होते थे कम घोल से अधिक गाढ़े घोल की ओर जाते थे, क्योंकि इसमें घोल था। परासरण में क्या था, पारगम्य झिल्ली थी, तो उसमें दोनों में क्या था, घोल था। तो अब हम देखेंगे कि इसमें विलायक के अणु कम गाढ़े घोल से अधिक गाढ़े घोल की ओर जाते हैं। देखिए, गाढ़े की ओर जाते हैं, बल्कि इसमें जो होता है विसरण में क्या होता है हमारा, इसमें अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। हमने देखा था कि जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे तभी तो है जो होगा सांद्रता जो होगा उसमें स्वतः गति करेंगे, वो खुद गति करेंगे। जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे तभी तो वो गति करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विसरण में क्या होता है। विसरण में जो होता है इसमें जो होता है ये विपरीत दिशा में दाब लगाकर नहीं रोका जा सकता। इसे जो है हम एक सीधी ही दाब लगाकर रोक सकते हैं, विपरीत दिशा में दाब लगाकर इसे नहीं रोका जा सकता है। तो हम देखेंगे परासरण का, इसे विपरीत दिशा में दाब लगाकर रोका जा सकता है। इसे हम अब हम देखेंगे कि विसरण में क्या होता है। विसरण में जो होता है इसे विपरीत दिशा में दाब लगाकर नहीं रोका जा सकता। नहीं रोका जा सकता है। तो देखिए ये है हमारा परासरण और विसरण में दाब। अब हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये क्रिया केवल द्रव माध्यम में होती है, विसरण में क्या होता है ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में होती है। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब ये है हमारा कि परासरण में जो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक होता है, लेकिन विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं होता है। इस क्रिया में परासरण दाब उत्पन्न होता है, मतलब इस क्रिया में भी परासरण दाब उत्पन्न होता है और इस क्रिया में भी हमारा क्या होता है, परासरण दाब उत्पन्न होता है। इसमें विलायक के अणु कम गाढ़े घोल से अधिक गाढ़े घोल की ओर जाते हैं और इसमें जो होते हैं हमारे अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। इसे विपरीत दिशा में दाब लगाकर रोका जा सकता है, मतलब इसे हम अपोजिट साइड से हम अगर प्रेस करेंगे, दाब लगाएंगे तो ये रोका जा सकता है। इसे विपरीत दिशा में दाब लगाकर नहीं रोका जा सकता है। तो ये वीडियो हमारी यहीं एंड होती है।